हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने सब मॉड्यूल 18 के पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले हमने 3 वीडियोस में इस चैप्टर को देख लिया है, अब उससे आगे की बात करेंगे। और इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे जनरल रिपेयर मेथड्स के बारे में, यानी अगर एयरक्राफ्ट के किसी पार्ट में कोई डैमेज आ जाता है तो हम उसके रिपेयर के लिए क्या क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसमें हम ऐसे किसी भी मेथड की बात नहीं करेंगे जिसको आप डायरेक्टली एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, जिनको उनके इंटेंटेड पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो की किसी भी इंस्ट्रक्शन से आप एयरक्राफ्ट को उसमें जाकर के इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ये एक जनरल आइडिया, एक बेसिक आइडिया हम देखेंगे कि एयरक्राफ्ट का रिपेयर मेथड क्या होता है। ठीक है, एक बेसिक आइडिया उनके पीछे। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट के किसी भी पार्ट पर स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल का इस्तेमाल करके ही रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिर रिपेयर की ज़रूरत क्या है, यानी रिपेयर का पर्पज़ क्या होता है। ठीक है, तो रिपेयर का सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि अगर एयरक्राफ्ट का कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसको दोबारा ओरिजिनल स्टेट में लाया जा सके। ठीक है, यानी पुरानी तरह वो जैसा ओरिजिनली था एकदम वैसा लाया जा सके। ठीक है, अगर उसमें पूरी तरह से उसको नहीं लाया जा सकता जैसे वो पहले था, यानी ओरिजिनल स्टेट में आप नहीं ला सकते, तो आप वहाँ पर रिपेयर नहीं करोगे, वहाँ पर आप रिप्लेसमेंट करोगे, यानी उस कंपोनेंट के निकालोगे और उसकी जगह पर नया कंपोनेंट लगाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक पर्पस होता है आपके रिपेयर का। इसके साथ साथ आपको कुछ बातें और भी ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि वो जो कंपोनेंट को आप रिपेयर करना चाहते हो वो उसका पर्पस क्या है। ठीक है, जैसे मान लो वो विंग का स्पार है, तो विंग के स्पार का जो पूरा काम होता है वो होता है विंग्स पर आने वाले, यानी लिफ्ट के लिए जितने भी फोर्सेस होते हैं उसको बैलेंस करना, उसको उठाना। ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे इंटेंडेड पर्पस है वो है उसका स्ट्रेंथ, यानी वो पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए। ठीक है, जितना मजबूत वो पहले था रिपेयर करने के बाद भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप रिपेयर करो, भले उसका थोड़ा सा वेट बढ़ जाए, उसकी साइज बिगड़ जाए या उसका शेप बिगड़ जाए, कोई मतलब नहीं उससे। उसका जो इंटेंडेड पर्पज है वो है क्या नाम है, लिफ्ट को उठाना, यानी पूरे एयरक्राफ्ट को ऊपर लेकर के जाना। तो अगर उसका स्ट्रेंथ प्रॉपर आ जा रहा है तो आप वहाँ पर रिपेयर कर सकते हो। लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप जो है वो समझो कि मान लो इंजन का जो काउल है, इंजन के काउल में आपको कोई रिपेयर करना है, और वो रिपेयर आप कर सकते हो इजीली, वो ओरिजिनल स्टेट में भी आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ एक है कि उसका साइज और शेप बिगड़ जाएगा, यानी वो बहुत ज़्यादा ऐसे भद्दा लगेगा, बाहर की तरफ से निकल जाएगा, तो आप वहाँ पर वो रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत ही तेज़ी से जब आगे बढ़ेगा, बहुत ही तेज़ी से जब हवा में चलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रैग क्रिएट करेगा, और उस ड्रैग क्रिएशन की वजह से बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो आप जितना पैसा बचाओगे नहीं, उससे ज़्यादा पैसा आपका फ्यूल में चला जाएगा, तो आप वहाँ पर नहीं कर सकते रिपेयर। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस जो है वो क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो देना है एयर को। ठीक है, और अगर आप वही उसका इंटेंडेड पर्पस जो है अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पर रिपेयर नहीं करोगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल था छोटा सा कि आप कहाँ पर रिपेयर कर सकते हो और कहाँ पर रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब कभी आप रिपेयर की बात सोचते हो तो उसके पहले आपको देखना होता है कि डैमेज जो है वो रिपेयरेबल है भी या नहीं है, आपको चेक तो करना पड़ेगा। तो उसके पहले आपको करना पड़ता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो? सबसे पहली चीज़ होती है कि क्या ये डैमेज रिपेयरेबल है या नहीं है। ठीक है, यानी हम इसको रिपेयर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कर सकते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होगा, क्या मेथड यूज़ होगा, अगर कोई पैच करना है तो उसकी साइज, शेप, थिकनेस वगैरह क्या होगी, अगर रिविट्स वगैरह यूज़ होंगे तो कितने रिविट लगेंगे, किस टाइप का रिविट लगेगा, कौन सी मशीन का यूज़ होगा। ठीक है, और क्या क्या एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, कौन से कंज्यूमेबल्स यूज़ होंगे। तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं कि क्या क्या यूज़ होंगे, जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस प्लानिंग, जो कि इस MP के सबसे लास्ट चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, फिर बात आता है, अगर कोई कंपोनेंट डैमेज है, आपने कंफर्म कर लिया कि हाँ डैमेज्ड है, इसमें क्या काम लगेगा, क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, सब कुछ देख लिया, तो जो भी कंपोनेंट डैमेज हुआ है उससे अटैच्ड जितने भी कंपोनेंट हैं उनका भी इंस्पेक्शन करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम जानते हैं फोर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो हो सकता है जब ये जो कंपोनेंट जो डैमेज है, जब ये डैमेज हो रहा हो, उस डैमेज फोर्स की वजह से इससे अटैच होने वाले भी कंपोनेंट डैमेज हो गए हों। ठीक है, इसके बाद अगर आपने कंफर्म कर दिया कि हाँ और कोई डैमेज नहीं है, सिर्फ इस कंपोनेंट को चेंज करना है, मेथड आपने देख लिया, आप बाकी चीज़ें क्या लगेंगी सब कुछ देख लिया, फिर हम उस पर करते हैं NDI यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये ऐसी टेस्टिंग्स है जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे कौन कौन से, जैसे अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन है ना, ED करंट इंस्पेक्शन, इस तरह से बहुत सारे जो है इंस्पेक्शंस होते हैं, उनको हम देखेंगे अगले वीडियोज़ में। इस वीडियो में इतना जानते हैं कि उस डैमेज पर हम NDI क्यों करते हैं। NDI करने यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करने का मतलब ये होता है बिना कंपोनेंट को तोड़े, नॉन डिस्ट्रक्टिव यानी बिना तोड़े कंपोनेंट को आप उसके इंटरनल बिहेवियर को पहचानो कि उसके इंटरनल बिहेवियर में कितना चेंज आया है।
ठीक है। इसके लिए हम करते हैं एनडीआई, और एनडीआई करने से हमें ये पता चलता है कि इस कंपोनेंट पर डैमेज का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, आप उसको ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते, तो आप रिपेयर ना करके क्या करोगे, रिप्लेसमेंट कर दोगे। ठीक है, अब एक बार आपने ये देख लिया कि डैमेज है, तो आप ये पता करो वो किस टाइप का डैमेज है, क्योंकि डैमेज भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि छोटा सा कट हो सकता है, डेंट हो सकता है, क्रैक हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, इरोजन हो सकता है, पिटिंग हो सकता है, स्क्रैच हो सकता है, या इस तरह के बहुत ढेर सारे तरीके के डैमेज हो सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये डैमेज किस प्रकार का है, तभी ना आप उस पर उस तरह का मेथड और उस तरह के टूल्स का यूज़ करोगे। ठीक है, अब एक बार आपने टाइप ऑफ डैमेज देख लिया, अब उसको क्लासीफाई करो। क्लासीफाई करने का मतलब कि वो किस तरीके का है, तरीके का मतलब आप कितने वो सीरियस है या नहीं है। जैसे कि इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जब हम कोरोजन देख रहे थे तो उसमें भी हम क्या, जितने भी कोरोजन के टाइप्स थे उनको हम 4 तरीकों से डिवाइड करते थे। उसी तरह से ये जो डैमेज है इसको भी हम 4 तरीकों से डिवाइड करेंगे। पहला, नेग्लिजिबल डैमेज, यानी ऐसा डैमेज जैसे छोटा सा स्क्रैच है, ठीक है, छोटा सा कट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ बाहर के मेटल पर कट है, तो ऐसे कंडीशंस पे उसको बोलते हैं नेग्लिजिबल डैमेज। यानी कि आपको कोई रिपेयर मेथड उस पर नहीं यूज़ करना है। हालांकि करना क्या है, आपके एयरक्राफ्ट में डेंट एंड बकल चार्ट होता है, उसमें उसकी एंट्री करनी है, ताकि फ्रीक्वेंटली, यानी जब जब एयरक्राफ्ट का ग्राउंड टाइम ज़्यादा हो तब तब उसका इंस्पेक्शन किया जाए, जल्दी जल्दी उसका इंस्पेक्शन किया जाए कि कहीं ये बढ़ तो नहीं रहा है। अगर वो कंटिन्यू बढ़ रहा है तो वो एक बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज हो सकता है। ठीक है, दूसरा होता है ऐसा डैमेज जो पैचिंग से रिपेयर हो सकता है, यानी डैमेज रिपेयरेबल बाय पैचिंग। पैचिंग का मतलब होता है छोटा सा, जैसे मान लो क्रैक है, छोटा सा क्रैक है, तो वो क्रैक को आप उतनी दूर से पूरा काट के निकाल के उसके जगह एक नया मेटल रख के आप उसको वेल्डिंग कर देते हो, उसको बोलते हैं डैमेज रिपेयरेबल बाय पैचिंग। ठीक है, इसी तरह से होता है डैमेज रिपेयरेबल बाय इंसर्शन। इंसर्शन क्या है कि जैसे छोटा सा क्रैक है तो कोई बात नहीं, आपने छोटा सा पैच लगा दिया, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा क्रैक है, ये कंपोनेंट का कोई एक पार्ट टूटा हुआ है, तो उस पार्ट को सिर्फ रिप्लेस कर देना या उस पार्ट को सिर्फ रिपेयर कर देना, इसको बोलते हैं इंसर्शन। ठीक है, तो अगर डैमेज आपका थोड़ा और बड़ा है तो आप इंसर्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो डैमेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप उसको रिपेयर कर ही नहीं सकते, यानी रिपेयर जो है इम्प्रैक्टिकल है, आप रिपेयर करोगे तो ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा, पहला। दूसरा, आप रिपेयर तो कर सकते हो लेकिन वो इतना ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड मेथड है और इतना ज़्यादा उसमें पैसा लगेगा कि उतने पैसे में आप नया कंपोनेंट लगा सकते हो। तो इन दोनों कंडीशन में आप क्या करोगे, रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके आगे आप देखोगे तो रिपेयर के मेथड्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हालांकि लाइन मेंटेनेंस में या जो इंडिया में बेस मेंटेनेंस होता है या जो हमारे आपके लिए जो ज़रूरी है, वहाँ पर हमें रिपेयर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें बहुत ढेर सारे तरीके के रिपेयर दिए हुए हैं और वो पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का रिपेयर होगा तो आप ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। तो आप डायरेक्टली बुक से पढ़ लो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, बल्कि उसको मैं एक एक चीज़ बोल के बताऊँ। ठीक है, जैसे कि अगर स्ट्रेस्ड स्किन है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। ठीक है, स्किन है तो अलग प्रोसीजर है। ठीक है, कोई अगर स्ट्रिंजर का रिपेयर है तो अलग है, बल्क हेड का अलग है, स्पार का अलग है, लॉन्जिरोन है तो अलग है, रिब्स का अलग है। ठीक है, लैंडिंग गियर है तो उसका रिपेयर अलग है। तो इन सभी चीज़ों के लिए स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बुक से पढ़ लोगे तो आप जाके एयरक्राफ्ट में रिपेयर कर दोगे। हर एक एयरक्राफ्ट के हर एक मॉडल के लिए स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल होता है, जिसको देखकर ही आप उसमें रिपेयर करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप खुद पढ़ लो। इसके बाद का जो टॉपिक है एनडीआई यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसके बारे में मैंने बात भी की, वो कैसे करते हैं और वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए